ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन निर्माण स्थल के दौरे को लेकर बात की और तेलंगाना के मुसलमानों को लेकर बात की। तो आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसका जाकर उन्होंने मायना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर ले। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते वहां पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तेमाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को, मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था? इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में? तो ये लोगों की ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सर, ये आरोप आपने पहली बार नहीं लगाया, इसके पहले भी कई बार आप हाँ लगते रहते, हम पे लगता रहा, लगता रहेगा, और हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तमाम के तमाम जो इल्जामात लगा रहे वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। आपको मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा
कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ओबीसी के, उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूं कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज में 57% मुसलमानों के पास जाति घर हैं, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज तेलंगाना में 7% है, आईएएस आईपीएस और उसमें सिर्फ 3% है। और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो बीपीएल है। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं। और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में जिंदगी गुजारे, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। सीएम ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया। और हमारे एमएलए तेलंगाना के समय बोलेंगे, तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है बीपीएल आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देंगे, इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना जरूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफर हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो हम तो वेलकम करें दलित बंधु को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के, रिलीजियस के हो या ओबीसी के लोगों को भी दिया जाएगा। हम यार देना, इसलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया। हम तो अपनी बात रखें। लेकिन आप जो तरीके से अपनी बात नहीं रखते, सरकार की बात ये नहीं डाटा तो अरे सरकार से बात को रखना चाहिए, नहीं डालते। अरे देखिए, पूरे देश में अगर कहीं पर 60,000 मुसलमान बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, बताओ कौन से देश में कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं? बताओ। तेलंगाना में पढ़ रहे हैं 30,000 बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। कौन सा स्टेट में पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें एमआईएम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट 1,600 करोड़ रुपए है। कंट्री में कितना है? 2300 करोड़ रुपए है। अरे ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। हम गवर्नमेंट से रेकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेटा के साथ बात करेंगे ना, एम्पिरिकल डेटा देंगे और सरकार उसको देखेगी। जब बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, जमीन, रूरल एरियाज में कितने मुसलमानों के पास कितनी जमीन है, 57% अर्बन एरिया में मुसलमान जाति घर में रहते हैं, तो ये सब डेटा है, जमा किए हम गवर्नमेंट को देंगे, कंपेलिंग केस हम बनाएंगे ताकि सरकार इस पर गौर करे, उसको एक्सेप्ट करे। 2000 किसको? हाँ बिल्कुल। नहीं, देखिए, जहां तक केसीआर का मामला है, केसीआर के दिमाग में आप कोई बात बिठा दो, उसको पूरा करते। तो हमारा काम ये है कि जाकर उनको, हम पूरे लोग जाएंगे, ये डेटा देंगे और उनको बताएंगे कि तेलंगाना की और प्रॉस्पेरिटी के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए जो एक रेवोल्यूशनरी स्कीम का उन्होंने आगाज किया है दलितों के लिए, उसको मुसलमानों को ही मिले, ओबीसी को भी मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब को ही मिले, सबको मिले। क्योंकि पॉवर्टी, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या पूरे मुसलमान को नहीं बोल रहे हैं। अब आप लोग चला देंगे सुबह शाम में 6 बजे 9 बजे से। हम क्या कह रहे हैं कि 8.5 लाख मुस्लिम हाउस होल्ड तेलंगाना में है, जिसमें से 1% हाउस होल्ड जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मिनिमम। वैसे तो 2% भी हो सकता है, मगर हम कह रहे हैं मिनिमम। और उसके लिए आप 900 करोड़ रुपए दो। 1,600 करोड़ तो बजट है, अगर आप 1 साल में नहीं दे सकते 2 साल में दीजिए।
मगर हम ये चाह रहे हैं कि बेनिफिट सबको मिले और मिलना भी चाहिए। सर अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, जहाँ पे जो बाइडेन और कई सारे बाकी टॉपिक्स पे भी बातचीत हुई थी, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? टेररिज्म पे भी बातचीत हुई थी, कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हम देख रहे थे, यूएस भी उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या ये लिस्टिंग और लिस्टिंग पे बात ही कर रहे हैं। नहीं मालूम ना अभी सरकार क्या करने वाली है, सरकार बता ही नहीं रही है ना, क्योंकि सैंक्शन कमेटी की चेयरमैन भारत है। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि तालिबान को डीलिस्ट करेंगे या उनको टेररिस्ट ही रखेंगे। अमेरिका तो चाह रहा है कि उनके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में और ईज पैदा हो जाए, अमेरिका तो चाह रहा है। अब ये सरकार को बताना चाहिए। अभी देखिए, अभी आज का जो सेमिनार था वो मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के लाइन के ऊपर मुसलमान को भी, जो मुसलमानों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के 1% हाउस होल्ड है, मिनिमम 1% है, उनके लिए हमने सेमिनार किया। ये चीज को हम असेंबली में हमारे एमएलए उठाएंगे, हम लोग जाके सीएम से मिलेंगे और उनसे बात भी करेंगे। सर आप हर बार फार्म लॉस पे अगेंस्ट खड़े, फार्म लॉस के, और आज भारत बंद अनाउंस किया गया है, तो उस पे आप हाँ, भारत बंद में है, भारत बंद हो रहा है। हाँ, भारत बंद बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, तो क्या बात है, बुरी बात है, बिल्कुल हो रहा है। अभी जो संसद होने के बाद आपको जमीनी हकीकत क्या दिखती है, ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर क्या दिखती है? ये ग्राउंड जमीन पर तो एमआईएम का जोर है अच्छा खासा। हर जगह जहां हम जा रहे हैं अवाम बेलौस तरीके से निकल कर आ रही है, बड़ी बड़ी हजारों की तादाद में आ रही है। अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव और चैलेंज ये है कि उसको वोट में कन्वर्ट करें, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। अरे हर काम आपके सामने क्यों बोलेंगे, जितना बोलना है उतना बोलेंगे, जितना नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे। हाँ, मौर्य जी से भी जब पूछा गया था अब्बाजान के बारे में कमेंट्स को मना कर रहे थे, तो आप सी अब्बाजान की कौन पॉलिटिक्स के अंदर कौन जो मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोले वो? बोल रहे कि नहीं अब्बाजान उस बात पे नहीं, हम लोग विकास पे लड़ेंगे चुनाव। कौन सा विकास पे लड़ेंगे? 33 लाख यूपी के नौजवान बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे उनका नाम है। मैं इलाहाबाद से लखनऊ गाड़ी में आया, कौन सा विकास है? रोड पे खड्डे हैं और हर जगह, हर 20 कदम की रोड पर आप देखेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा कैटल बैठा हुआ है। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप, जहां पर 75 में से 51 जिलों में बच्चों की पैदाइश जो होती है स्टंटिंग होती है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि 9 लाख अगर भारत में एक्यूट मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4 लाख यूपी में है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी कोविड के सेकेंड वेव में? कौन सा विकास के कानपुर में 75 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आपने खाली 17-18 टन दिए? कौन से विकास की बात कर रहे हैं जहां पर मजहब के नाम पर मॉब लिंच किया जाता है? तो कोई विकास नहीं है वहां पर। ठीक है सर, थैंक यू। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।